हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण पैक्ट है वो है पूना पैक्ट। ठीक है, अब पूना पैक्ट क्या था, इसमें क्या क्या समझौते हुए थे, किसके किस समझौते हुए थे। तो अगर उद्देश्यों की अगर बात करें तो हमारे प्रमुख उद्देश्य देखिए जो आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। क्या होगा? पहला होगा कम्युनिकल, आपका जो पहला रहेगा ये है आपका कम्युनिकेशन अवार्ड। ठीक है, जैसे नाम से आ रहा है कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, अवार्ड मतलब इनाम, या हिंदी अगर शुद्ध हिंदी कहें तो इसका होगा कि क्या होगा? सांप्रदायिक पंचांग। ठीक है, इसको कहा जाता है इतिहास में सांप्रदायिक पंचांग। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के ऊपर थोप दिया गया था। दूसरा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? एक समझौता। पैक्ट मतलब क्या होगा? एक संधि या समझौता। तो पूना में एक समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा हम लोग करेंगे कि उस समझौते के बाद गांधी जी के विचार में किस तरह परिवर्तन होता है और उनके द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे प्रमुख पॉइंट होंगे। अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम अपना पहला जो टॉपिक है कम्युनल अवार्ड, या हम इसको कह सकते हैं कि सांप्रदायिक पंचांग, ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए हमने पढ़ा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म कब हो रहा है? खत्म हमने पढ़ा था कि 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है। जैसे ही समाप्त होता है गांधी जी को इसमें निराशा मालूम होता है और ये भारत वापस आते हैं। और कब भारत पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं ये 28 दिसंबर को। भारत में जैसे ये पहुंचते हैं ये घोषणा कर देते हैं कि मुझे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिला और आगे चल कर के मैं क्या करूँगा? एक बड़ा आंदोलन करूँगा। उधर गांधी जी के एंट्री से पहले यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो लोग संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आप सरकार को कर मत दीजिए। तो नो टैक्स का ये प्रचार प्रसार का आरोप लगा करके इनको जेल में डाल दिया गया। इधर गांधी जी भी आते हैं, गांधी जी भी अनाउंस करते हैं कि जल्दी सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरुआत करेंगे और इनको भी उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। कब जेल में बंद किया गया? जनवरी 1932 में इनको जेल में बंद कर दिया गया। अब अंग्रेजों को बेहतरीन मौका मिला। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। कब कर दी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। अच्छा दोस्तों, इसको समझने से पहले थोड़ा और बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं। ठीक है, गांधी जी जेल में कब चले गए हैं? 1932 में, जनवरी के शुरुआत में ही वो जेल में चले गए हैं। किस जेल में गांधी जी गए हैं? गांधी जी गए हैं पूना के यरवदा जेल में। कहाँ गए हैं? पूना के यरवदा जेल में। ठीक है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। अन्य भारतीय कांग्रेस के नेता जैसे आपके वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग यहाँ पर अभी जेल में कैद रखे गए हैं। ठीक है, उसी समय गांधी जी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कम्युनिकल अवार्ड के बारे में या सांप्रदायिक पंचांग के बारे में, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों को कुछ फैसिलिटी देने वाली थी। और उसमें प्रमुख फैसिलिटी क्या थी? उसमें प्रमुख फैसिलिटी थी कि उनको क्या करना? उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर देना। और ये पृथक निर्वाचन मंडल किसको किसको मिलना था? ये पृथक निर्वाचन मंडल मिलना था किसको? ये मिलना था अल्पसंख्यकों को। किसको मिलना था? अल्पसंख्यकों को। और इस अल्पसंख्यक में एंट्री किसकी रहती है? इसमें रहते हैं मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। ठीक है, अब कौन रहते हैं? ईसाई रहते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन रहते हैं, ये लोग तो रहते ही हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नई को एंट्री किया जाता है, वो रहता है ये दलित वर्ग को। और ये दलित वर्ग किसका हिस्सा रहता है? हिंदू समाज का हिस्सा रहता है। और हिंदू समाज में रहते हुए इसको कहाँ एंट्री कर दी जा रही है? इस अल्पसंख्यक वर्ग में एंट्री कर दिया जा रहा है। और इसी पर विरोध किया गांधी जी ने। तो गांधी जी को जैसे ये सूचना मिलता है यरवदा जेल में रहते हुए, कब सूचना मिलता है? ठीक है, गांधी जी को सूचना मिलता है मार्च में। ठीक है, मार्च 1932 में गांधी जी को ये सूचना मिलता है, न्यूज़पेपर में वो पढ़ते हैं कि जल्दी ही जल्दी क्या होगा? भारत में ये सांप्रदायिक पंचांग लागू कर दिया जाएगा।
तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उनके पुरजोर विरोध के कारण जो मार्च में लागू होना था लागू नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में अचानक जा करके 16 अगस्त 1932 को ये सांप्रदायिक पंचांग क्या होता है, भारत में लागू कर दिया था। अच्छा, इस सांप्रदायिक पंचांग में क्या क्या चीज़ें थी इसको हम देखते हैं। लागू कब किया गया? 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया? तो लागू किया गया, ये ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर उस समय थे ब्रिटेन के, कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, यही अध्यक्षता किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा। इनके द्वारा 16 अगस्त 1932 को क्या किया गया? इस सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड का घोषणा कर दिया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य था, हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। इसका उद्देश्य क्या था कि अल्पसंख्यक जातियों को हिंदुओं से अलग करना। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों तो मुस्लिमों को अलग कर रहे हैं, सिखों को अलग कर रहे हैं, भाई उनको पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने इसमें क्या जोड़ दिया? इसमें दलितों को जोड़ दिया। ठीक है, और इसी बात का विरोध गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी किए थे और यहाँ भी करते हैं। अच्छा, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा में कहा क्या गया कि क्या किया जाएगा? पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव किया जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल याद कीजिए कब से लागू है? हमारा लागू है 1909 से। ठीक है, जिसमें मुस्लिमों को फैसिलिटी दिया गया था। फिर क्या गया? 1919 के द्वारा इसमें सिखों और ईसाइयों को फैसिलिटी दे दिया गया। अब क्या किया जा रहा है? 1932 में आते आते क्या किया जा रहा है? ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में किसको फैसिलिटी दिया जा रहा है? इस दलित वर्ग को फैसिलिटी, या इसको पृथक, आप अपने लिए क्या कीजिए, अलग कैंडिडेट खड़ा कीजिए। ठीक है, उसको आपके जो दलित वर्ग या डिप्रेस क्लास के लोग होंगे वही केवल व्यक्ति वोट करेगा। तो इस तरह का फैसिलिटी दिया जा रहा है इस सांप्रदायिक पंचांग में। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई? ठीक है, इसकी भूमिका कब बन गई थी? इसकी भूमिका बन गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में हुआ था उसी समय बन गया था। इसकी घोषणा कब किया जाता है? जब गांधी जी के द्वारा क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जा रहा था। जैसे वो लंदन से वापस आते हैं उसी दौरान 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। अतः कारण क्या था इसको लागू करने का? कारण हम देखते हैं इसको लागू करने के क्या है कि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा क्या होगा? चुनाव कर दिया जाएगा। और ये पृथक निर्वाचन मंडल में अल्पसंख्यकों के अलावा कौन आएगा? इस पृथक निर्वाचन मंडल में इस अल्पसंख्यकों के द्वारा अनेक लोग आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि आपके मुस्लिम, दलित और सिख वर्ग आ रहे हैं। ठीक है, अब इस कम्युनिकल जिसके लिए इतना विवाद हुआ था, इस कम्युनिकल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग में प्रावधान क्या क्या थे इसको हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, जैसे प्रांतीय व्यवस्थापिका में जितने भी भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका हैं उनके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी कर दिया जाए? बढ़ा करके डबल कर दिया जाए। पहला व्यवस्था ये रखा, चलिए ठीक है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रांतों में ज़्यादा लोग निर्वाचित होके जाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा अपनी बातें रखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा और ये बाकी सब इतना है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा महत्वपूर्ण है। क्या किया गया? अल्पसंख्यक तथा विशेष हित वाले संप्रदाय, जिसमें क्या किया गया? ठीक है, जिसमें यही इंक्लूड किया डिप्रेस या दलित वर्ग की बात हो रही है ये। ठीक है, तो अल्पसंख्यक तथा विशेष हित वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले अल्पसंख्यक में क्या थे? केवल मुस्लिम थे और कौन थे? ईसाई थे, सिख थे। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ा दिया गया। इसमें किसको किसको रख दिया गया? इसमें रख दिया गया दलितों को। इसमें किसको रख दिया गया? नारी लोग को। इसमें किसमें रख दिया गया? व्यापारी। ठीक है, इसमें किसमें रखा गया? हम देखते हैं कि मराठा। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठाओं को भी स्पेशल दे दिया गया। तो क्या किया गया? इसमें इनकी संख्या बढ़ा दी गई। और इसके अंतर्गत क्या? मुसलमान, सिख, दलित, पिछड़ी जातीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, व्यापारिक, औद्योगिक वर्ग को, देखिए इतना ज़्यादा समाज में ही क्या किया जा रहा है? छोटे छोटे वर्ग या संप्रदाय बना दिए जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या किया इन्होंने कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई कि आप लोग के लिए क्या होगा? पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू होगा। फिर क्या किया गया? अब देखिए
डिप्रेस या अछूत वर्ग के लिए हिंदुओं से अलग करने के लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया और उनके क्या किया गया, उनके लिए भी जो निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार जो था इसको बाकी हिंदुओं से पृथक कर दिया गया, जो अंबेडकर जी डिमांड कर रहे थे जिसका। उन्होंने क्या किया, स्त्रियों के लिए भी जो सीटें थी उसको आरक्षित कर दी गई। ठीक है, क्या किया, श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान संघ, जमींदार, विश्वविद्यालयों के लिए भी क्या किया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और उनके लिए सीटों को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। इसके अलावा क्या हो रहा है, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ इस पॉइंट को देखिए, उन्होंने जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक थे, ठीक है, इसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है और ऐसे स्टेट में रहता है जहाँ पर उसकी संख्या अल्पसंख्यक है तो उसको स्पेशल अधिकार मिल दिया गया। ठीक है, जहाँ पर बहुसंख्यक है वहाँ भी उसको अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन हिंदू अगर किसी क्षेत्र में अगर अल्पसंख्यक हैं तो उनको वैसा रियासत नहीं दिया जाएगा या फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा जैसा मुस्लिमों को प्राप्त था। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि पूरी की पूरी क्या किया जा रहा है, इसमें हमको सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका बार बार गांधी जी विरोध करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इसका विरोध नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी हमारा जो समाज है वो क्या होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक है, देखिए बंगाल का एग्जाम्पल देकर यहाँ समझाया गया है कि बंगाल में क्या थे, मुस्लिम बहुमत में थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे, तो हिंदुओं को भी विशेष आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, जैसा मुसलमानों को उन प्रांतों में मिल रहा था जहाँ पर क्या थे वो, जहाँ पर वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन ऐसा फैसिलिटी हिंदुओं को नहीं मिल रहा है। इसलिए हिंदू वर्ग क्या कहते हैं, इसका विरोध करते बड़े पैमाने पर। अब इसे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान रखे गए, और देखिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान रखे जा रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे रखा गया कि मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मतदान प्रोवाइड किया गया। इसके साथ ही इसमें क्या जोड़ दिया गया था, इसमें जोड़ दिया गया था दलित वर्ग को। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि ईसाइयों और स्त्रियों को भी पृथक दिया गया। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा में सांप्रदायिकता के आधार पर क्या किया, स्थानों का वितरण निर्धारित किया गया कि किस वर्ग को कौन कितनी सीटें आरक्षित होंगी, इसका निर्णय पहली बार इसके द्वारा किया गया। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदाय के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें क्या किया गया, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सबसे पहली बार हम देखते हैं क्या हो रहा है कि मराठों के लिए क्या किया गया, सीटों को आरक्षित कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और, विशेष निर्वाचन या पृथक निर्वाचन और सामान्य निर्वाचन में अंतर क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, जैसे क्या किया गया, जो दलित वर्ग थे उनको क्या दिया गया, उनको दोहरा मतदान का अधिकार दिया गया, डुअल मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दोहरा मतदान क्या होगा, तो इस दलित वर्ग को मान लीजिए कोई एससी कैंडिडेट है, इसको डबल क्या होगा, मतदान का अधिकार होगा। एक क्या होगा, एक ये पृथक मतदान के द्वारा उस व्यक्ति को, मान लीजिए एससी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो इस एससी कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार किसको होगा, केवल एससी मतदाता को होगा। केवल किसको होगा, ये मतदाता क्या है, ये मतदाता अगर केवल एससी होगा तो ये केवल क्या देगा, इस एससी कैंडिडेट को मत देगा। पहला ये एससी इसको देगा, दूसरा ये एससी किसको दे रहा है, ये दूसरा ये जो दलित वर्ग का व्यक्ति है, मतदाता है, ये क्या कर रहा है, एक सामान्य जो मतदाता खड़ा हो रहा है जिसको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है, वो खड़ा है तो उसको भी ये मत देगा। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाई, इस व्यक्ति व्यवस्था पृथक निर्वाचन व्यवस्था कहलाई। तो यहाँ यही समझाया गया है कि विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए क्या किया गया, दोहरी व्यवस्था की गई। वो क्या करेगा, वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी उसको निर्वाचन का अधिकार दिया गया, और दलित जातियों के विशेष जो आरक्षण किया गया था, उनके लिए जो सीट रिजर्व थी उसके लिए भी क्या किया गया, इसको विशेष आरक्षण दिया गया था। और टोटल विधानसभाओं में जितने भी विधानसभा थे राज्यों के, उसमें दलितों को क्या किया गया, उनके लिए एक सीट निर्धारित की गई। अब वो सीट कितना था, वो सीट करीब था 47 के करीब सीट था। इसके खिलाफ प्रतिक्रिया होने लगा बड़े पैमाने पर। ठीक है, प्रमुख प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं हम देखते हैं। प्रमुख प्रतिक्रियाओं में देखिए, कांग्रेस ने
निर्णय लिया कि ना हम इसका क्या करेंगे, ना इसका स्वीकार करेंगे, ना ही क्या करेंगे, इसको अस्वीकार करेंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं, 50-50, जिस तरह माहौल रहेगा हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ना हमको स्वीकार करते हैं, अगर अस्वीकार करते हैं तो दलित वर्ग का हमको समर्थन नहीं मिलेगा, मुस्लिम वर्ग का समर्थन नहीं मिलेगा चुनाव में। स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, जो हिंदू वर्ग है मेजॉरिटी वो हमारा विरोध करेंगे। तो ये कांग्रेस की स्थिति क्या थी, 50-50, मतलब हाँ हाँ न तो ना। राष्ट्रवादी जितने हिंदूवादी पार्टी थी उन्होंने क्या किया, इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा, हिंदुओं की जो विशेष अधिकार हैं क्या होगा उसका हमारा, इसको लेकर इन्होंने विरोध करना शुरुआत किया। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि इनको मालूम था कि जैसे ही हिंदू संप्रदाय कई हिस्सों में टूटा, अभी दलित लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ समय बाद क्या होगा, जो उसमें पिछड़ी जाति हैं वो डिमांड करने लगेंगे, कुछ समय बाद क्या होगा, अलग अलग जितनी जातियां हैं सभी लोग अपने लिए विशेष आरक्षण की डिमांड करने लगेंगे, पृथक निर्वाचन की डिमांड करने लगेंगे। तो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है, हिंदू समाज है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने इसका क्या किया, पुरजोर रूप से विरोध किया। ठीक है, अब विरोध होना शुरू हो गया, अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने क्या किया, इसको लागू कर दिया। कब लागू कर दिया, हमने देखा अगस्त 1932 में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया। अब लागू होने के बाद गांधी जी इसके विरोधी थे। तो गांधी जी कहाँ थे इस समय, इस समय गांधी जी हैं पूना के किस जेल में, यरवदा जेल में वो बंद हैं। यरवदा जेल में वो क्या हैं, बंद हैं। गांधी जी ने कहा कि अगर इसको 16 अगस्त को क्या किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमने पढ़ा रैमसे मैक्डोनाल्ड ने क्या किया, इसको लागू कर दिया गया। और क्या किया, दलित सहित 11 समुदाय को किसमें जोड़ दिया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था उनको प्रोवाइड किया। उनको किसमें जोड़ दिया, इन दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग में जोड़ दिया गया। ठीक है, और जिनको फैसिलिटी मिला वो तो खुश हो गए, लेकिन गांधी जी इसका विरोध करने लगे। हम देखते हैं कि 18 अगस्त, अगले ही एक दिन बाद, ठीक है, 18 अगस्त को उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैक्डोनाल्ड को एक पत्र लिखा और क्या क्या इसका विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इसको वापस ले लीजिए, रैमसे मैक्डोनाल्ड वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, और गांधी जी विचार विमर्श करने के बाद, उधर कांग्रेस भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले रही थी। अंत में गांधी जी निर्णय लेते हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा और मैं खुद आगे बढ़ करके इसका विरोध करूंगा। तो 16 सितंबर को, कब, 16 सितंबर 1932 में जेल में रहते हुए गांधी जी ने घोषणा किया कि मैं क्या करूंगा, मैं अगर मेरी बातें नहीं मानी गई या दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग से हटा ही नहीं गया तो मैं 20 सितंबर 1932 से, मतलब कितने दिन बाद, लगभग 4 डेज, 4 दिन के बाद क्या करूंगा, इसके विरोध के फलस्वरूप क्या करूंगा, अनशन प्रारंभ करूंगा। और ये अनशन कौन सा होगा, ये अनशन होगा आमरण अनशन। ये क्या होगा, आमरण अनशन। आमरण अनशन मतलब न तो मैं खाना खाऊंगा, न भोजन करूंगा, न पानी पीऊंगा। ठीक है, और ये कब तक करता रहूँगा, जब तक करता रहूँगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारी मृत्यु एक्सेप्ट कीजिए या तो हमारी मांग को जो है उसको क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। गांधी जी ये कह करके 20 तारीख आता है और क्या होते हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। अब ये बात धीरे धीरे बाकी कांग्रेस नेताओं को पता चलती है। सभी लोग उस समय जो दलितों के सबसे बड़ा लीडर थे, दलितों के लीडर कौन थे, कई लीडर थे जैसे सी राजा दक्षिण में हो गए। ठीक है, तो प्रमुख जो लेकिन लीडर थे वो थे भीमराव अंबेडकर, जो इसका पुरजोर समर्थन करते थे। तो सभी लोग दौड़े दौड़े कहाँ पहुँचते हैं, किसके पास पहुँचते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास पहुँचते हैं। अंबेडकर जी के पास ये लोग पहुँच गए। ठीक है, अंबेडकर जी से रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अंबेडकर जी के पास पहुंचा कौन था, तो हम यहाँ रख देते हैं राजगोपालचारी, और कौन मिलता है, मदन मोहन मालवीय। ये लोग प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये लोग पहुंच जाते हैं अंबेडकर जी पास, कहते हैं आइए चलिए आप बात कर लीजिए। ठीक है, उनको गांधी जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उनको अंबेडकर जी कहते हैं ठीक है, आप लोग एक प्रारूप बनाइए, मुझे 15 मिनट लगेगा डिसाइड करने में कि मैं उनकी मांग मानूंगा कि अंग्रेज़ों का जो ऑफ़र दिया गया है उसको मानूंगा। ठीक है, मुझे बस 15 मिनट में लेगा, पहले आप लोग प्रारूप बनाइए। ये लोग जाते हैं, प्रारूप बुलाते हैं, अंबेडकर जी को बुलाते हैं। अंबेडकर जी मीटिंग शुरू करते हैं। 22 तारीख को इनका पहला मीटिंग होना शुरू होता है। ठीक है, बातचीत चलते चलते तारीख आता है 24 दिसंबर 1932 में।
ठीक है। काफ़ी प्रयास किया गया अम्बेडकर जी को बनाने के लिए, ठीक है। 2-3 प्रमुख पॉइंट अम्बेडकर जी ने कहा कि ठीक है, मैं ये हूँ जो पृथक निर्वाचन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको त्याग देता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो उनको कहा गया कि गांधी जी ने कहा कि आप जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पृथक निर्वाचन अगर मैं छोड़ता हूँ तो इसके बदले मुझे क्या चाहिए, मुझे जो आरक्षित सीट हैं उनकी संख्या बढ़ोतरी चाहिए। पूरे प्रदेशों में जितने भी आरक्षित सीट हैं इनकी संख्या क्या चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए, हमको इसमें बढ़ोतरी चाहिए। ये लोग कहते हैं कितनी डिमांड है। तो अम्बेडकर जी, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं हमें, अम्बेडकर जी ये डिमांड करते हैं कि क्या कीजिए, उस समय 2 लेवल पर चुनाव होता था, एक कहाँ होता था, एक केंद्र पर और एक राज्य में। तो अम्बेडकर ने कहा कि पूरे राज्यों में जो भी सीटें हैं, ठीक है, पूरे राज्यों में जो भी सीटें हैं हमको उसका कितना चाहिए, 197 सीटें आरक्षित चाहिए। अच्छा, अंग्रेज़ों के द्वारा इनको ऑफ़र कितना किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा 47 ऑफ़र किया गया था। उन्होंने कहा कि इसको इंक्रीज़ करके क्या कीजिए, 197 कर दीजिए। अब मदन मोहन मालवीय और बाकी लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप क्या कीजिए, जनसंख्या के लेना है तो आप जनसंख्या के अनुपात में लीजिए। अंत में इस पर डिसाइड होते होते 197 कैंसिल होकर के इसको चेंज किया जाता है और कितना हो जाता है, 147 सीट पर एग्री हो जाती हैं। राज्यों में टोटल जितने भी राज्य के विधान परिषद के सीट होंगे उसमें 147 किसको मिलेगा, 147 दलितों के लिए आरक्षित हो जाएगा। और केंद्र में इनको जितनी सीटें मिलेगी उसमें इंक्रीमेंट कितना कर दिया जाएगा, 18% का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा ये होता है, दूसरा अम्बेडकर जी डिमांड करते हैं कि हर 10 साल बाद, कितने साल बाद, हर 10 ईयर्स बाद, हर 10 साल बाद प्रावधान किया जाए कि दलित वर्ग इस पूना समझौते का क्या करे, रिवाइज करे, इस पर जनमत संग्रह लिया जाए और क्या हो कि अगर उनको सही लगे तो इसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो उनको कैंसिल करने का अधिकार मिले, ठीक है। फिर ये लोग मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जी इसका विरोध करने लगते हैं। बात गांधी जी तक पहुंचती है। गांधी जी कहते हैं आप किसी तरह आप दलितों को हिंदू समाज से बाहर मत कीजिए, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मत दिलाइए। हम अब 10 साल का रहे हैं, मैं एग्री हूँ, कितने साल के लिए, केवल 5 साल के लिए एग्री हूँ। लेकिन मदन मोहन मालवीय लोग विरोध करते हैं, ठीक है। इस पर बातचीत चल ही रहा था, अचानक गांधी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और अंत में ये लोग समझाते हैं कि आप क्या कीजिए, इस जो आपका जो दूसरा डिमांड है रिव्यू वाला, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आप तुरंत समझौते पर शामिल कर दीजिए। अब अम्बेडकर जी को भी लगता है कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो सारा का सारा दोष किस पर आ जाएगा, दलित समाज के ऊपर इसका दोष आ जाएगा और हो सकता है हिंसा हो जाए और सारा का सारा दलित समाज की हानि होगा। तो वो क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इस चीज़ को, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही ऑफ़र इतिहास में क्या कहलाता है, यही ऑफ़र इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या निर्णय हुआ था इसको हम लोग देखते हैं, इस समझौते के अनुसार क्या क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। दलित वर्ग के लिए क्या होगा, पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इस पर एग्री हो गए। लेकिन हिंदुओं के कोटे में जितनी भी आरक्षित सीट हैं उसमें से किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, इस अछूत समाज के लिए रिजर्व कर दिया गया। और कितना कर दिया गया, अभी हमने देखा 47 था, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा करके 147 सीट कर दिया गया। दूसरा, अच्छा, इस 147 का डिवीज़न किससे किया गया, हम देखते हैं कि मद्रास में कितना किया गया, 30, बंगाल में कितना किया गया, 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में कितना, 20-20, संयुक्त प्रांत मतलब आधुनिक यूपी, ठीक है, आधुनिक यूपी को क्या कहता है, संयुक्त प्रांत। बिहार और उड़ीसा में कितना कर दिया गया, 18-18, बम्बई और सिंध में 15-15 सीटें, और पंजाब में कितना, 8, और असम में 8। कुल जितनी सीटें हिंदुओं के कोटे में आएंगी, मतलब मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग सब काटने के बाद हिंदू वर्ग के कोटे में जितनी आएंगी उसमें से टोटल 147, टोटल कितना, टोटल आपका 147 ये है, ये सीटें रिजर्व किसके लिए की गई, दलित वर्ग के लिए की गई। अच्छा, केंद्रीय विधानमंडल में हमने पढ़ा कि टोटल प्रतिनिधित्व कितना इंक्रीमेंट हुआ, 18% के करीब इंक्रीमेंट हो गया। दलितों को सार्वजनिक सेवाओं में और स्थानीय सेवाओं में क्या की गई, उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्या दिया गया, उचित प्रतिनिधित्व देने का बात किया गया। मतलब क्या हो रहा है, अब रिजर्वेशन की बात शुरू हो जा रहा है, ठीक है। और अंत में ये सब जब समझौता हो जाता है तो ब्रिटिश सरकार भी क्या करती है, इनके बातों को मान लेती है और क्या करती है, ये उनका कहती है ठीक है, हम क्या करते हैं, जो पृथक आपको फैसिलिटी दी हैं उसको ख़त्म करते हैं और आपको जो आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा 147 जो सीटें आरक्षण 18% केंद्र में जो है इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ आखिर,
अब कुछ किसी न किसी इसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है कि गांधी जी पूरे पूना पैक्ट समझौते के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि वाकई में हरिजनों के द्वारा हरिजन के में क्या हुआ है, हरिजनों के साथ गलत हुआ है। क्योंकि उसी समय अम्बेडकर जी कहते हैं कि आप उच्च वर्ग में पैदा हुए, आपको नहीं मालूम कि दलितों की पीड़ा क्या होती है। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मैं जन्म से भले ही उच्च जाति का हूँ, लेकिन मैं कर्म से क्या हूँ, मैं दलित या डिप्रेस क्लास का हूँ। अम्बेडकर जी कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं मालूम, कभी उनके बीच रहिए। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं सारा का सारा कार्य किसके लिए करूंगा, इस दलित वर्ग के लिए करूंगा। तो देखते हैं कि हम अपने कारावास के समय में ही, ठीक है, जब गांधी जी क्या हैं, कारावास में ही हैं, तो वो क्या करते हैं, गांधी जी जेल में, यरौदा जेल में रहते ही सितंबर 1932 में उन्होंने एक संस्था का किया, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। जनवरी 1933 में उन्होंने क्या किया, हरिजन पत्रिका, जो साप्ताहिक पत्रिका था, उसको निकाला और उसमें हरिजनों के संबंध में विचार, उनकी समस्याओं को आम जनजीवन के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो जेल से रिहा हो गए, वो क्या हो गए, वो कहाँ चले जाते हैं, वो वर्धा चले जाते हैं। ठीक है, और वर्धा से ही रहते हुए अपने अग्रिम सारे जितने भी कार्यक्रम रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको चलाना की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 7 नवंबर 1933 से वर्धा से उन्होंने क्या किया, हरिजन यात्रा प्रारंभ कर दी। और ये यात्रा नवंबर 1933 से कब तक चला, जुलाई 1933 में उन्होंने 20,000 किलोमीटर, टोटल कितनी किलोमीटर पद यात्रा की, 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। अच्छा, इसी दौरान वो जब उनकी बातें नहीं मानी जाती थी, वो कहते थे कि मंदिरों में प्रवेश देना शुरू कीजिए, तालाबों में दलित वर्ग को नहाने की परमिशन दीजिए, उनको सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कीजिए। अगर विरोध होना शुरू होता था तो 2 बार उसके लिए वो क्या करते हैं, 8 मई और 16 अगस्त 1933 में वो क्या किए, 2 बार अनशन पर भी बैठे अपनी बात मनवाने के लिए। मई 1934 में उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो कांग्रेस अपना अलग बैठक करता है। उनको ये लगता है अब गांधी जी सक्रिय राजनीति से हट गए हैं, कांग्रेस उनसे कुछ भी बात पूछने जा रहा है, गांधी जी प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो रचनात्मक कार्यों में लगे हैं, तो कांग्रेस डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, अब चुनाव में भाग लेगा। गांधी जी क्या करते थे, चुनाव में बहिष्कार का समर्थन करते थे। तो गांधी जी को लगता है उनकी बातें अब नहीं मानी जा रही है, इसी कारण 1934 में गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना पूरा का पूरा जीवन किस में लगा दिया, आगे चल करके दलितों के उत्थान में लगा दिया। बाद में कांग्रेस हम देखते हैं कि चुनाव में प्रतिभाग कर रहा है, और चुनाव में प्रतिभाग करने के बाद नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से भी ज़्यादा मिलता है। हम देखते हैं कि भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीट में से कितनी सीटें जीते रहा है, कांग्रेस 45 सीटें जीत रहा। उधर गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे करके अपना कार्य करना शुरू कर दिए। ठीक है, और अंत में फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तब कांग्रेस को गांधी जी की ज़रूरत महसूस होती है, फिर दोबारा गांधी जी राजनीति में आते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी के द्वितीय जो राजनीतिक कैरियर, इसका क्या होता है, पटाक्षेप होता है, और कांग्रेस चुनाव में प्रतिभाग करके संवैधानिक रूप से अब विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दे रहा है। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर इससे संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जैसे प्रमुख प्रश्नोत्तर आपके क्या हैं, जैसे आपका है कि कम्युनिकेबल अवार्ड कब लागू हुआ भारत में, राम से मैकडोनाल्ड के द्वारा जो लागू हुआ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसको कब लागू किया गया, पूना पैक्ट कब समझौता कब हुआ, और पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ। तो आशा है कि आपको इस क्लास में समझ में आया होगा। फिर अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसके साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।